लास्ट एपिसोड में ग्रैंड मास्टर हाइपीरियन से कहते हैं क्या ये सब तुमने किया। हम प्रेजेंट में देखते ये बात जानकर सभी मेंबर काफी हैरान होते और कहते हैं क्या हाइपीरियन से फाइट जैसा कि उम्मीद थी। आप लंबे बाल वाले जाइंट हैं। इसे ग्रैंड मास्टर खामोश होते हम फिर से देखते हैं हाइपीरियन को और वो कहता है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, वो तो मुझसे केयरफुल है और सेफ्टी के मामले में और भी सतर्क हो गया है और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये किसी परेशान हुए शख्स की आंखें हैं। तुम उत्सुक हो मेरे बारे में, मुझे मत हंसाओ। तभी ग्रैंड मास्टर काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए हाइपीरियन के पेट में पंच जड़ देते हैं जिससे हाइपीरियन पीछे को और गिरने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपने घुटने से उसके फेस पे अटैक कर देते हैं जिससे हाइपीरियन का मुंडी पीछे को गिरने लगता है। अभी मास्टर आगे बढ़ते हुए उसके बॉडी पे मल्टीपल पंच मारता है और हाइपीरियन के घुटने पे अटैक कर देता है जिससे हाइपीरियन अपने घुटने पे आ जाता है। ग्रैंड मास्टर अपने हाथों से उसके मुंडी पे स्लैश लगाने ही वाले होते हैं कि उसके हाथ को हाइपीरियन पकड़ लेता है जिससे मास्टर हैरान होते हैं। हाइपीरियन पंच बनाते हुए मास्टर पे अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके के शॉक वेव से वो बच्चा भी खुद को बचा रहा होता है और अपने आंखें खोल के देखता है तो ग्रैंड मास्टर उस अटैक को रोक रहे होते हैं, लेकिन इसमें मास्टर को पूरी जान लगाना पड़ रहा होता है। हाइपीरियन कहता है तुम बस अब हार मान लो। तभी मास्टर उसके फेस पे फिर से किक जड़ देते हैं, उससे दूर होते हुए लैंड करते हैं। अपने हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने, तुम मॉन्स्टर। हाइपीरियन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है जिससे बच्चा उन्हें देखने लगता है। देखते मास्टर जाके हाइपीरियन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हाइपीरियन उसके पंच को पकड़ने ही वाला होता है। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, मास्टर अपने कैप को निकाल ले होते हैं। डायरेक्टर कहते हैं लंबे बालों वाला जाइंट, जिसे दूसरा बंदा अपने मन में काफी हैरानी से कहता है क्या। ग्रैंड मास्टर अपने बालों को खोलते हुए कहता है मेरे तरफ देखो, ये सही है मेरे बाल लंबे हैं लेकिन मैं कोई जाइंट नहीं हूँ। इससे डायरेक्टर काफी हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब है। तो ग्रैंड मास्टर बताने लगते हैं हमला पहले ही खत्म हो चुका था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाला था। हैरानी की बात यह है कि उसने दोबारा हमला नहीं किया, सिर्फ जवाबी हमले किए। मैं एक ऐसे चौराहे पे खड़ा था जहाँ अगर मेरी मौत भी हो जाती तो कोई भी हैरानी की बात नहीं होती। हम देखते ग्रैंड मास्टर का हालत काफी खराब होता और कहता है हमें उस पर पलटवार करना होगा। अपने लास्ट समय के रूप में मैं अपनी पूरी पावर एक ही शॉट में डाल दूंगा। इंसानों को नीचे नजरों से मत देखो। और प्रेजेंट में ग्रैंड मास्टर कहते हैं हाइपीरियन के बारे में जानकारी और सच्चे ऑन बंदरगाह घटना ये एक कठोर सच है। इस मामले में कोई साफ गवाह नहीं है और शुरू से ही गलत जानकारी दी गई थी। डायरेक्टर कहते कठोर सच, वो तो ग्रैंड मास्टर कहता बेशक मैं ही वो शख्स था जिसके हाइपीरियन के साथ खूनी लड़ाई हुई थी, लेकिन इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें मैं कुछ और बात पे चर्चा करना चाहूंगा। जब मैं बंदरगाह पर पहुंचा मैंने सोचा कि हाइपीरियन एक गिरे हुए बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे अचानक हमले के पहले शूट में ही उसे घायल करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके गर्दन पे जितनी जोर से हो सकता था किक मारी। लेकिन अजीब बात यह थी धूल के बीच से वो बस उस घाट को देख रहा था जहाँ से ये घटना शुरू हुई थी, जिससे डायरेक्टर काफी हैरान से कहते क्या वो क्या मतलब। ग्रैंड मास्टर कहते हमें शुरू से वापस जाकर फिर से सोचने की जरूरत है गैंगयों, नरसंहार और असली अपराधी के बारे में। और हम देखते ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हुए कहते हैं अभी एक किक। तभी ग्रैंड मास्टर को कुछ फील होता है और वो बताने लगते हैं उस समय में एक भयानक एनर्जी ने मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे निशाना लगाया। काफी ज्यादा बैटल के कारण मेरे सिक्स सेंस अपनी लिमिट तक जाग चुकी थी। मैंने देखा कि एक अनजान लाइट की किरण खतरनाक स्पीड से मेरी ओर आ रही है, लेकिन ग्रैंड मास्टर कहता मैं इससे बच नहीं सकता और वो बता रहे थे उस मोमेंट में। और तभी हम देखते हैं हाइपीरियन मास्टर पे अटैक कर देते जो उन्हें बचाने के लिए किया होता है। इस अटैक से मास्टर कर्रा जाते हैं और दोनों को पैर उस अटैक में पड़ जाते हैं जिससे मास्टर का पैर कट के अलग हो जाता है और वो काफी सारे कंटेनर को तोड़ते हुए जाके टकराते हैं। उन्हें काफी बुरा हाल हो जाता है और खांसने लगते हैं और कहता है वो शख्स। तभी हम देखते हैं हाइपीरियन से पीछे कोई अपना पैर को रखता है। मेरा ग्रीटिंग गलत हो गया, तुम सच में वही हो। हम देखते हैं और कोई नहीं पेन होता जो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा इस्कारियन। हाइपीरियन का नाम इस्कारियन होता है।
तभी हाइपीरियन वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे पेन हैरान होता है। वो काफी स्पीड से एक तरफ जाने लगता है। हम देखते हुए ग्रैंड मास्टर के पास आके रुकता है और ग्रैंड मास्टर को बालों से पकड़ते हुए कहता है, मेरी आंखों में देखो और ध्यान से मेरी बात सुनो, मुझे मत ढूंढो, भले ही मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। फ्यूचर के लिए प्लान बनाए। और मास्टर के कॉलर को पकड़ के उठा लेते हैं, जो काफी स्पीड से आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे काफी स्पीड से मास्टर उस जगह से दूर जाने लगते हैं। और प्रेजेंट में बताते हैं, जिस पल मैंने उसकी आंखों में देखा मैं बेहोश हो गया, उसने मुझे पहाड़ों में फेंक दिया। इससे डायरेक्टर कहता है, ये तो फ्यूचर के लिए प्लान बनाए, ये क्या बकवास है, क्या ये सचमुच है, सच में है? ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मेरे पास अपने बारे में झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं है, बात बस इतनी है कि पहले मेरे पास कहानी बताने का समय नहीं था। एक बंदा कहता, हाइपीरियन वो चाहता तो तुम्हें अकेले ही फेंक सकता था, लेकिन लगता उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। अगर ये स्टोरी सच है तो हम इसे कैसे समझे? क्या हाइपीरियन ने सच में इंसान की जान बचाई? मास्टर कहते, मैं भी ठीक से नहीं जानता इन ह्यूमन हाइपीरियन, भले ही जब मैं उससे मिला तो वो थोड़ा उलझा लगा, लेकिन साफ है कि आखिर में वो अब भी इंसान नहीं है। एक मेंबर कहता, ये बात तो साफ है कि ये रहस्य है, पर हम अभी कोई नतीजा नहीं निकाल सकते, शायद समय के साथ सब पता चल जाएगा। हाइपीरियन, मुझे लगा शायद वो खुद ही उलझन में था। ग्रैंड मास्टर कहते, मेरा मतलब है कि वो एक मौत का मैच था, तो बेशक जान दांव पर थी, लेकिन थोड़े से समय में भी जब दो लोग एक दूसरे की चालें समझने लगते हैं तो उनके बीच एक गहरा जुड़ाव बन जाता है। मरने मारने की चाह और जिंदा रहने के जिद के बीच जो तनाव होता है वो एक अजीब रिश्ता बना देता है। उससे जिंदा बचने की फाइट में मुझे हाइपीरियन से नफरत नहीं बल्कि जिज्ञासा महसूस हुई, लेकिन अब सोचता हूँ वो जिज्ञासा नहीं झिझक था। अभी हम देखते हैं हाइपीरियन पे जाइंट हाथ अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है, लेकिन हाइपीरियन उससे बच जाता है और पेन कहता है, क्या तुम व्यस्त हो? क्या तुम मेरे साथ लुक्का छिपकी नहीं खेलना चाहते? मैंने जो कुछ भी देखा उसे मार डाला जब तक कि मैंने तुम्हें पा नहीं लिया। भाग मत जाओ क्योंकि तुम मुझे नाराज नहीं करना चाहते हाइपीरियन। चलिए हम अपनी बाकी बातचीत बाद में पूरा करेंगे, मैं उनमें से आधे को मार कर ले जाऊंगा। और वो काफी सारे हाथों से अटैक कर देता है, जिससे हाइपीरियन बचते हुए आगे की ओर बढ़ता है और पेन के काफी पास पहुंच जाता है। तभी एक और हाथ से हाइपीरियन पे अटैक हो जाता है, जिससे हाइपीरियन कर्रा जाता है और पेन कहता है, और मैंने सोचा कि मेरे सामने जो कुछ भी था वो सब एक धोखा था। मोरेलेस, इस तरह से मुझे अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाइपीरियन पे काफी सारे हाथों से अटैक कर रहा होता है, जिससे हाइपीरियन का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। हाइपीरियन के बीच में दो मैजिक सर्कल बन जाता है और दो हाथों से उसे कुचलने लगता है। तभी पेन अपने सामने देख के थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि हाइपीरियन उसके हाथों को झटक रहा होता है। पेन भी टेलीपोर्ट होकर पंच बनाते हुए कहता है, तुम एरोगेंट हो रहे हो, और उसके फेस में जबरदस्त पंच मारता है। इससे एक पल के लिए सन्नाटा सा छा जाता है। पेन हाइपीरियन को देखता है तो हाइपीरियन उसे गुस्से से घूर के देख रहा होता है और वो उसके सिर के पीछे थर्ड आई होता है। अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर कहता है, मेरे पास एक सवाल है, तो अंत में हमें गैंगनोंग घटना को किस तरह देखना चाहिए? क्या मैन अपराधी के बारे में कोई नई जानकारी है? ग्रैंड मास्टर कहते, मैं ये नहीं पता लगा सका कि मैन अपराधी कौन था। जिस रोशनी की किरण ने मेरे पैर को काट दिया वो शायद एक सुराग हो सकती है। मैं उस हमले की साइज को ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि उसे मेरी आंखें पकड़ नहीं सकी। वो ऐसा लग रहा था जैसे तेज स्पीड से चलने वाला नाइफ वाला हाथ हो। ये वैसा ही था जैसे केचप मैन ने इंचोन एयरपोर्ट पर उस सफेद बाल वाले इन ह्यूमन को हराया था। हाल ही में मुझे लगा कि उसकी फाइट उन कई फाइटों में से एक थी जो मैंने तब लड़ी थी जब एक लंबे बाल वाला मोस्टर और हमले में जो समानताएं थी। मुझे लगता है कि वो इनह्यूमन जो इंचोन एयरपोर्ट पर आया था वही गंगनुंग नरसंहार का मेन दोषी था। वो इनह्यूमन हाइपीरियन ही है जिसने उसे रोका, मेरा ऐसा मानना है। हम देखते पेन और हाइपीरियन एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है और एक दूसरे के पंच से टकराने से वो दोनों पीछे की ओर हो जाते हैं। और पेन अपने मन में कहता है, वो शख्स, तभी उसके बॉडी से शॉट जैसे हॉर्न गिरने लगते हैं, जिससे पेन काफी हैरान होता है। और हम देखते हैं ये शॉट उसके बैक साइड में लगे हॉर्न होते हैं और पेन को मोरेलेस का बात याद आता है कि मुझे लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया। पेन इससे कहता, क्या फिर से सोचना? मोरेलेस कहता, ये बहुत जल्दी है, प्लीज समझे। इससे पेन कहता है, क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ? और हम वैम्पायर इन ह्यूमन को
को भी देखते हैं। मॉडलेस कहता है आउटकम का अंदाजा लगाना मुश्किल है, फिर भी मैं दोहराता हूँ, समय बहुत ही मायने रखता है। तुम्हें इसके किसी भी संपर्क से बचना चाहिए। हाइपीरियन वो एक फिल्म है जो कभी नहीं बुझती। पैन तुम अकेले हो जिसे संभालना मुश्किल है। और हाइपीरियन भी अपने सारे शॉट के साथ तैयार रहता है। तभी हाइपीरियन से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है जिसे पैन भी पीछे की ओर घिसकने लगता है। हाइपीरियन काफी गुस्से से उसे ही देख रहा होता है। पैन अपने मन में कहता है ये बहुत प्रेशर है और वो भी अपना मैजिक सर्कल बना लेता है और अपने हाथों से हाइपीरियन पे अटैक कर देता है। जो हाथ काफी स्पीड से हाइपीरियन की तरफ ही बढ़ रहा होता है, लेकिन हाइपीरियन का शॉट भी मूव करने लगता है और आगे की तरफ जाने लगता है। तो दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराने ही वाले होते हैं और वो दोनों का अटैक जाके एक दूसरे से जाके लगते हैं, लेकिन हाइपीरियन का अटैक भारी पड़ रहा होता है। पैन को हाथों को चीरते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है, जिससे पैन झुकते हुए बच जाता है, लेकिन उसमें उसके कुछ बाल कट जाते हैं। हम देखते उससे पीछे कंटेनर तक दो हिस्से में हो जाते हैं, जिससे पैन देख के काफी हैरान होता है और वो शॉट जाके रुकता है। लेकिन जब तक पैन आगे देख पाता है, दूसरा शॉट आके उसके हाथ को काट को अलग कर देता है और पैन को फिर से मोरेलेस की बात याद आती है कि वो इन्फिनिटी फ्लेम है और वो सच में है। पैन कहता है इसमें क्या मुश्किल है। मोरेलेस कहता मैं कोई मुश्किल बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे चींटियां, हाथी या मच्छरों और मेंढकों के बीच तुलना करते समय यूनिवर्स में मौजूद हर चीज के लिए उनके बीच ताकत का फर्क है और लास्ट में तुम अपनी पावर की लिमिट से बच नहीं सकते। इन्फिनिटी स्ट्रेंथ को छोड़कर वो उस शख्स से खुद आता है। ये डरावनी पावर है जो एबिलिटी की फर्क की सीमा को मिटा देती है और हाइपीरियन के मामले में वो उसी जैसा है। हाइपीरियन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी फ्लेम जल रही है। तो ये बात है कि उसकी फ्लेम ऐसी है जो हमेशा जलती रहेगी, कभी नहीं बुझेगी। जब तक तुम सेवन हॉर्न की फ्लेम को नहीं रोक लेते या उसकी मौजूदगी को पूरी तरह मिटा नहीं देते, हाइपीरियन का वो बर्निंग फ्लेम जो हमेशा जलती रहती है। और पैन अपने कटे हुए हाथ को पकड़ लेता है और उसे दोबारा अपनी बॉडी से अटैच करने लगता है और कहता है ये अजीब है। तभी उसकी तरफ और भी शॉट आने लगते हैं और पैन कहता है मुझे नहीं पता क्यों ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। उसके अटैक से बचते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है शायद ये उसकी विजन है, मुझे उसे हराने के लिए समय चाहिए। और हाइपीरियन झुकते हुए अपने पैरों में पावर ऐड करने लगता है, जिससे पैन कहता है हालांकि। तभी हाइपीरियन उसके पास पहुंच जाता है और वो कहता है वो मुझे कोई छूट नहीं दे रहा है। हाइपीरियन उस पर अटैक करता है, जिसे वो अपने मैजिक शील्ड बना के रोक लेता है। हाइपीरियन उसे काफी गुस्से से देख रहा होता है, दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। हम देखते हैं वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलने लगती है। इससे पैन भी काफी हैरान होता है। तभी उसकी एबिलिटी टूट जाती है और हाइपीरियन का हाथ जाते हुए डायरेक्ट उसके थर्ड आई में लगता है और उसकी आंखों में अपनी उंगली को प्रेस करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा और तुम्हारे बॉडी को फाड़ डालूंगा। पैन कहता है मुझे कभी गलत मत समझो। तभी वहाँ पे विनेशर आके दहाड़ लगाता है, जिससे हाइपीरियन भी उसे देखते हुए कहता है विनेशर। और वैम्पायर काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए हाइपीरियन के हाथ से पैन को छीन लेता है, लेकिन वैम्पायर के पैर को हाइपीरियन पकड़ लेता है। तभी मोरेलेस कहता है उसकी आंखों में मत देखो और वैम्पायर अपने खुद के हाथों से अपने पैर के काट को अलग कर लेता है। विनेशर के अंदर जाके घुस जाता है, जिससे हाइपीरियन उन्हें देख रहा होता है और मोरेलेस कहता है इससे बीते एक अरसा हो गया हाइपीरियन। हाइपीरियन कहता है मोरेलेस। मोरेलेस कहता है इसका अंत इस तरह हुआ, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन ये एक छोटी मीटिंग होगी, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा और फिर तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं होगा। और ग्रैंड मास्टर प्रेजेंट में कहते हैं मैं नहीं जानता कि हाइपीरियन कहाँ है, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे अब जाना है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप मुझे ओपोनेंट के रूप में नहीं देखेंगे। इससे वो सभी खामोश हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं फिर से मैं कुछ और नहीं जानता तो मैं अब गोंगयोन घटना के बारे में बात करना बंद करूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं 30 मिनट और रुकूंगा, इसलिए बेझिझक पूछिए। डायरेक्टर कहता शायद या इस मामले में क्या आप सहयोग वंश इस शख्स को जानते हैं, जिससे मास्टर उसे देखने लगता है। और दूसरी तरफ हम हांगकांग का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है उठ जाओ और हम देखते हैं जमाल और कोरेल होते हैं जो कहती है आपने कहा था कि तुम 30 मिनट की झपकी लेने जा रहे हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है बेवकूफ। जमाल कहता चुप रहो, अभी मैं थका हुआ हूँ, प्लीज मुझसे बात मत करो। कोरेल कहती है 30 मिनट हो गए, तुम सच में अपने प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे, उठो बेवकूफ उठो। जमाल चिढ़ते हुए कहता तुम फिर से बकवास कर रहे हो, अब तुम मुझे वो जरूरी काम भुलवा दोगे
पहले जो मैं करना है, अगर किसी से बात करना है तो जाकर टीना से बात करो। कोरल कहती है तुम परेशान करने वाले हो, बेवकूफ इवन, तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ इवन। जमाल कहता तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ आओ। और जमाल जाने लगता और अपने मन में कहता है ये जगह बहुत ही खाली है, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। कोरल कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए आइसक्रीम खरीद दोगे, बेवकूफ। जमाल कहता मेरे पास पैसे नहीं है। और कहता हांगकांग ये सच में दर्दनाक है, हर कोने पे बुरी चीजें होती है। कोरल कहता क्या तुम मेरे साथ खेलने जा रही हो। जमाल इससे चिढ़ जाता और कहता नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। कोरल कहती है इवन, बेवकूफ। इससे जमाल कहता चुप रहो, जरा अंदर जाओ, समझे। वहाँ पे एक और टीम मेंबर होते, शायद टीना होती है। और जमाल उससे कहता टीना क्या तुम थोड़ी देर के लिए कोरल के साथ खेल सकते हो। कोरल कहती है चलो चले, खड़े हो जाओ टीना। टीना कहती है मैं क्यों। फिर कहती है चलो खेलने चले कोरल। कोरल कहती है ठीक है। और कोरल जमाल से कहती है हम खेलने जा रहे हैं, क्या तुम शामिल नहीं होगे, बेवकूफ। टीना कहती है अब एक चुनो। जमाल कुछ देर के लिए रुक जाता है, फिर सभी के साथ चैन के साथ कनेक्ट करता है और कहता है तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। चैनवर कहता अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा, मुझे चारों तरफ एनर्जी की कोई प्रवाह दिखाई नहीं देता। एलिन कहता मैं या तो मुझे यहाँ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जमाल कहता बस अपनी स्थिति बनाए रहे। चैनवर कहता समझ गया। और कोरल उससे कहती है बहुत बेकार बात है, बेवकूफ टीना। टीना कहती क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो क्योंकि तुम मर गए। जमाल कहता वो अजीब है और अपने लैपटॉप को चालू करता है और बताता हम आज सुबह एक दूसरे से मिलने वाले थे, लेकिन वो 2 घंटा लेट आया है, मुझे नहीं पता क्यों। क्या वो हांगकांग में व्यापार करना चाहता है। और हम देखते वो डार्क वेब को खोल रहा होता है और उसमें अपने कोड को एंटर करते हुए लॉगिन करने लगता है और बताता इसे द लास्ट ट्रैक कहा जाता है और उन्हें सच में यहाँ आकर अपने आप दिखाना चाहिए। ये एक बहुत पुराना तरीका है पर अब तक इस डील में कोई दिक्कत नहीं आई है। और डार्क वेब से जवाब आता हेलो वी, ये मेरे लिए आखिरी सीधा डील है, मैं खुद मिलने आ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें जो पार्ट चाहिए वो दूँ। विक्ट्री पीक हांगकांग में मिलते हैं, टेलिस्मैन। और जमाल कहता अगर गोल्डन वाटर का डील नाकाम हो गया तो काफी नुकसान होगा। टेलिस्मैन मुझे इस चांस का फायदा उठाकर अभी उससे मिलना चाहिए। तब वो अपने सामने देख के हैरान होता क्योंकि उसे एक मेल आया होता है जिसे वो खोलता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। ऑल्सो बुरी चीजें इकट्ठी होती जा रही है और उन सभी से कहता कैलिन, चैनवर अब वापस आओ, नेक्स्ट नाइट का देखते हैं। और जैसे अपनी कार को देखते हुए कहता अरे नहीं, ये क्या बदतमीजी है, ये इस तरह कैसे मुड़ गई, पीछे के विंडो भी टूटी हुई है, जिसने भी ये किया मुझे नहीं पता कि वो किस तरह की मानसिकता में थे। जैसम तभी अपने सामने देख के हैरान होता है और अपने फोन को उठाते हुए कहता एक वीडियो कॉल। हम देखते वीडियो कॉल पे जूही होती है, कहती है जैसम ये मैं हूँ। जैसम कहता मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि तुम कोरिया पहुँच गए। जूही कहती है बिल्कुल, मैं ऐसी वुमन हूँ जो कुछ भी करना चाहती हूँ। जैसम कहता हाँ ये जवाब बहुत ही अजीब है, तुम कैसे हो, क्या आपने अपने भाई से मिल चुके हो। जूही कहती है मैं अभी अभी पहुँची हूँ और अभी भी एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ, मैं उससे मिलूंगी लेकिन पहले मुझे बाकी जगह पर जाना है। वैसे जैसम तुम कैसे हो। जैसम कहता इस समय मैं अपनी कार का काम कर रहा हूँ, मैं अपने कार में बैठने वाला था कि मैंने देखा कि वो अब मुड़ गई है। जूही कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं बात कर सकती हूँ। जैसम कहता हाँ हाँ क्या बात है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ये इवन के बारे में है ना। जूही कहती है हाँ मैं कोरिया के पूरे उड़ान के बारे में, इसके बारे में सोच रही हूँ। विद्रोह, उसकी मौत हो गई, वो फिर से जिंदा हो गया और इवन दोबारा जिंदा हुए आर्मी को लीड करता है। मैं अपनी चिंताओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं है, लेकिन मैं चिंता होने से खुद को रोक नहीं सकती। जैसम कहता तो इवन के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो। जूही कहती है उसकी एबिलिटी और दूसरे जिंदा हुए लोगों और विद्रोह के मामले के बीच के अंतर के बारे में। प्लीज सिर्फ मैं अफवाह की पुष्टि करना चाहती हूँ। जैसम कहता इवन की एबिलिटी रेजरेक्शन है, वो किसी भी जिंदा स्पीसीज को वापस जिंदा कर सकता है बिना उसके यादें या बॉडी के कोई चीज खोए। सब कुछ पूरी तरह से सही और बिना किसी लिमिट के वापस आ जाता है। इस एबिलिटी को एब्सोल्यूट रेजरेक्शन कहा जाता है। जूही कहती है एब्सोल्यूट। जैसम कहता हाँ एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट रेजरेक्शन। हालांकि तुमने सुना है कि किसी भी स्पीसीज की जिसे जमान लो वापस जिंदा किया उसकी याददाश्त नहीं आई, और वो क्या केवल इवन के शतरंज के मोहरे में से एक की भूमिका निभा सकता है। जूही कहती है ये सही है, मुझे याद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इवन को समझ पाए हूँ। अगर उसकी तुलना विद्रोह के मामले से करूँ तो मैं यही सोचती हूँ। ऐसा लगता है कि इवन को अपनी आर्मी को दोबारा जिंदा करने के लिए कम से कम 2 कदमों की आवश्यकता है। एब्सोल्यूट रेजरेक्शन में पहला कदम सच में रेजरेक्शन है, जब वो किसी शख्स को बिना किसी प्रॉब्लम के दोबारा जिंदा कर देता है। फिर दूसरा कदम होता है टोटल मेमोरी ब्लैकआउट। जैसे मैं हैरानी से कहता मेमोरी, जूही कहता वो इस लेवल पर उनकी याद को पूरी तरह से मिटा जाती है। मुझे नहीं पता ये उसकी एबिलिटी है या किसी डिवाइस का यूज करता है। इस स्टेट में उस समय उसकी बेरी लग जाती है। जैसम कहता अगर ऐसा है तो फिर विद्रोह। जूही कहती है रिजरेक्शन स्टेज के बाद कोई घटना हुई होगी जिसके बारे में इवन को पता नहीं था, इसलिए टोटल मेमोरी ब्लैकआउट और साइकिल काम नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता कि क्या इसकी गलती थी, लेकिन जब मुझे सैंड पैरल की बात याद आती है मैं नहीं जानती कि वो कैसे बच निकला। हो सकता है कि दूसरे कदम के दौरान किसी तीसरे शख्स ने हस्तक्षेप किया हो जिसके कारण एबिलिटी काम नहीं की। जैसा अपने मन में कहता शायद यही मामला हो, और उससे कहता इसलिए वो बॉडी को रिजरेक्शन करता है और यादें को मिटा देता है और अपने भयानक एबिलिटी यूज करके उन्हें अपने पीछे चलने पे मजबूर करता है। जूही कहती है वेल ये ऐसी बात है जिसे हम अभी तक समझ नहीं सकते। इस प्रोसेसर के बीच में हो सकता है कि कोई दूसरा शख्स ऐसा करने में मदद करता हो। जेसम कहता एक और कौन? जूही कहती है सैंड पैरल जैन सुई। हमें उससे मिले जानकारी के आधार पर इवन के कामों का सही से अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने भी यही सुना है कि इवन एक ऐसे बच्चे के साथ चलता है जो फ्यूचर देख सकती है और उसे बदल सकती है, क्योंकि उसे उस बच्ची के पावर और एबिलिटी पे भरोसा है। उन्हें पूरा यकीन है कि वो चलते फिरते किसी भी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात है उन्होंने इस बारे में कहा कि मुझे नहीं पता या मुझे जांच करनी होगी कि विद्रोह कैसे भाग गया, क्योंकि ये उनके नॉर्मल डिमोन से बाहर है। इसलिए ऐसा लगता है कि वो वापस जाकर इस गलती की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस शख्स को अपनी पावर पे इतना भरोसा हो कि उसके लिए ऐसा शब्द कहना बहुत ही मुश्किल होता है। हम देखते डार्क वेब पे उन तीनों का पिक्चर आया होता और वो कहता है जैसा कि उम्मीद थी तुम ही वही शख्स हो जिसने मेरे साथ गोल्डन वाटर की डील किया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी हांगकांग की यात्रा अच्छा रहे। जमाल इसे देख के हाफी बढ़ता और कहता है ये मुझे परेशान कर रहा है, और फोन को लगाते हुए कहता काफी कुछ अंदाजा लगाया। कोई कहता इवन कहता ये मैं हूँ, क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन है? हम फेटी वनडे को देखते जो कहता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आईडी टेलिस्मान के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो सिर्फ एक सेल है। हालांकि डार्क वेब पर ज्यादा जानकारी ढूंढना मुश्किल नहीं है क्योंकि डाटा पूरी तरह निजी है। असल में टाइफू को डार्क वेब पर सबसे सख्त और सबसे सेफ साइट माना जाता है, लेकिन अगर लेन देन क्रिप्टो करेंसी में हुआ था तो लेन देन की रिकॉर्ड को ट्रैक करके कुछ जानकारी मिल सकती है। और ये फेटी पुंटा होता है जो कहता है ये संभव हो सकता है क्योंकि तुम सीधे उससे डील कर रहे हो, लेकिन पुंटो का थैंक्स काफी मेहनत के बाद कुछ ऐसा मिला है जो शायद टेलिस्मान के बारे में सुराग हो सकता है। इवन क्या तुम्हें वो टेलिस्मान याद है जो तुमने मुझे दिया था? और हम फ्लैशबैक देखते हैं। इवन कहता इसे देखो एक टेलिस्मान। पुंटा कहता एक टेलिस्मान और बताता हम जब पहली बार मिले थे मैंने डील करने के लिए कोस्टा को भेजा। टेलिस्मान ने ये तय किया कि अब हम कहाँ मिलेंगे। वो एक ऐसा शख्स था जिसने नकाब पहना हुआ था और वो उस भयानक जगह पर पहुँचने वाला पहला शख्स था। जब लेन देन खत्म हो गई मैंने कोस्टा को उसको फॉलो करने का ऑर्डर दिया क्योंकि मैं उसकी पहचान जानने के लिए उत्सुक था और ये भी कि वो कंटेनर को कहाँ ले जाएगा। लेकिन अचानक ही कंटेनर और आदमी दोनों गायब हो गया। वहाँ जमीन पर बस एक तलिस्मान रखा हुआ था। अगले 3 लेन देन में मुझे वो तलिस्मान मिले। हालांकि ये कचरे का एक टुकड़ा जैसा दिखता था। मुझे लगता है कि हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। और प्रेजेंट में
जमाल कहता हाँ तलिस्मान। पुंटू कहता इसलिए मैंने पूरे वेब पर उस तलिस्मान से मिलती जुलती फोटो ढूंढी। मुझे एक वुमन के इमेज पर एक ऐसे ही तलिस्मान मिले जो बिल्कुल वैसे ही दिखती है। ये फोटो रेब नाम के क्लब के एंट्री डोर पे लगी थी। वो मेरी बेटी है इसलिए मैंने लाइक पर क्लिक किया। वैसे अगर तुम ध्यान से देखो तो पोस्ट पर एक तलिस्मान देख सकते हैं। ये फोटो जिस जगह से ली गई थी वो फ्रांस है। खैर यही एकमात्र चीज है जो मैं पा सकता हूँ, माफ करना इवन। जमाल कहता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बस इतना ही जानकारी चाहिए। अच्छा काम किया पुंटा, मैं जल्दी तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। पुंटा कहता बस बहुत बार फोन मत करो। और जमाल कहता चैनवर्ड होंग निर्देश रिकॉर्ड करे। अपने मन में कहता तलिस्मान ये मेरे प्लान को बर्बाद करने के लिए काफी नहीं है, तुम मुझे व्यर्थ में चलने पे मजबूर कर रहे हो। जाते हुए कहता चलो चले फ्रांस।